हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 19 रिवीजन सीरीज की है क्लास 19 और ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी। ठीक है, इस वीडियो को किया गया है पब्लिक। हालांकि हमारी जो क्लासेस रिवीजन सीरीज चल रही हैं सारी क्लासेस रेगुलर ऐप पर चल रही हैं। बहुत से लोगों के कमेंट डेली आते हैं, मेरे करंट अफेयर की जो क्लास आती है उसमें डेली क्लासेस आती रहती हैं, मतलब कमेंट आते रहते हैं कि सर क्लासेस जो है वो इस टाइम चल नहीं रही है, क्या क्लासेस नहीं आ रही हैं, वीडियोस नहीं आ रहा है रिवीजन सीरीज का। ठीक है, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि रिवीजन सीरीज की जो क्लास चल रही है हमारी ऐप पर लगातार चल रही है। स्टार्टिंग जब हमने परचेज करने का आपको बोला था कि आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि जो वीडियोस क्लासेस यूट्यूब पर आएंगी वो रेगुलर नहीं आएंगी। जो बीच बीच की जो एड मतलब जो जैसे होता है ना कि क्लासेस आ रही हैं तो हर 2 क्लास के बाद एक क्लास हमने यूट्यूब पर डाल दी, पब्लिक कर दी सबके लिए कि सब लोग देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक, तो देखा जाए बेसिकली यहाँ पर यूट्यूब पर लगातार सारी क्लासेस नहीं आ रही हैं। और अब तक यूट्यूब पर आपने देखा होगा क्लास 11 देखा, क्लास 8 देखा, क्लास 8 के बाद क्लास 11, क्लास 11 के बाद क्लास 14 और 14 के बाद अब देख रहे हैं आप 2 दिन बाद ही देखा जाए तो क्लास 19 आप देख रहे हैं। ठीक है, यानी लगातार प्रतिदिन देखा जाए तो लगभग हम लोग 5 तारीख से 5-6 तारीख से लगातार क्लास देना स्टार्ट किया। जिस दिन हमारा पैकेज बनकर तैयार हुआ 5 तारीख को, उस दिन के बाद से अब तक देखा जाए लगभग 19 क्लास कंप्लीट भी हो चुके हैं। और हमने आपसे वादा किया था कि 30+ क्लास होंगी और इसकी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, फ्री होम डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए जीएस में 70+ नंबर वाली जो सीरीज है, ठीक, जीएस में 70+ नंबर वाली जो सीरीज है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो। अगर आपको पसंद आ रहा है या कंटेंट पसंद आ रहा है, बैटर पसंद आ रहा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए संपूर्ण जीएस का रिवीजन करवाया जाएगा। मैं आपको फिर से पिन पॉइंट करके बताता हूँ, यहाँ पर जीएस का रिवीजन करवाया जाएगा। 70+ नंबर वाली सीरीज है, समीक्षा अधिकारी सीरीज का नाम दिया गया है। और यहाँ देखा जाए 30+ क्लास के साथ हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए आज है हमारा क्लास नंबर 19। कौन सा क्लास? क्लास नंबर 19 है। और क्लास नंबर 19 में हम लोग बेसिकली चर्चा इस टाइम कर रहे हैं इकोनॉमी पे। ठीक है, इकोनॉमी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, कैसे कंटेंट डिलीवरी होती है वो सब चीज़ मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट बताने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो गरीबी है, गरीबी से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं आपसे, उसको मैंने यहाँ पर रनिंग मैटर में पढ़ाने का प्रयास किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया गरीबी बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित योजनाएं सवाल आते हैं। पहले जो पिछला क्लास हुआ, जो ऐप पर देख रहे हैं इस क्लास को या यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो ऐप वाले खास ध्यान दें। कल ही क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमी के जो है जिन पे आपको विशेष फोकस करना है उन्हें बताया था कि आपको योजनाओं पे फोकस करना होगा, गरीबी बेरोजगारी और फिर उसके बाद में मुद्रास्फीति। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कल आपको बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हम क्या क्या कवर कर रहे हैं और क्या क्या आप जब किताबें अपनी पढ़ रहे हो, ठीक है, किताबें पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, वो सारे टॉपिक मैंने आपको कल बता ही दिए थे। ठीक है, और उसी क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर गरीबी बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित योजनाएं, ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं आप देखा होगा। आप योजनाओं से संबंधित जो सवाल आते हैं अक्सर सवाल मिलान वाले आते हैं। ठीक है, मिलान वाले सवाल आते हैं, सन पूछा जाता है कब योजना शुरू की गई थी। तो सारी पुरानी योजनाएं यहाँ पर जो परंपरागत योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में बताया था कौन कौन सी योजनाएं कैसे आपको तैयार करनी है। ठीक, वहां पर देखा जाए केंद्रीय योजनाएं परियोजनाएं, कौन सी परियोजना है यहाँ पर लागू होने की तिथि, मोदी सरकार की बेसिकली योजनाएं हैं। ठीक, कौन सी योजना कब शुरू हुई, और यहाँ से संबंधित सवाल आप यूपी पीसीएस प्री जो पेपर आया था 2024 का उसी को उठा के देखिए कितने सवाल यहाँ से पूछे गए हैं योजनाओं से। 3-4 सवाल योजना से आए थे, तो ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुद्रास्फीति पढ़ने वाला प्रभाव, इवन ये यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक में से सवाल आते हैं, डायरेक्टली सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के बारे में चर्चा की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के जो कर होते हैं, कौन से कर केंद्र सरकार के हैं, कौन से कर जो कर है वो राज्य सरकार के हैं, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की गई है। वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई, यूपीपीसीएस 2018 में सवाल आया। आरओ की परीक्षा में देखा जाए जो 2017 का हुआ था उसमें सवाल आया हुआ था। यहाँ पर देखा जाए 2021 यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया। ठीक है, और कृषि उत्पादक बोर्ड जो होते हैं, प्रमुख कृषि उत्पादक बोर्ड, यहाँ से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रमुख समितियां, इंपॉर्टेंट कमेटी जो होती है, कौन सी कमेटी किससे संबंधित है, कब इसका गठन किया गया था, ये सारी चीजें आपसे मिलान करने के लिए पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने इस वीडियो में इन सब चीजों को ऐसे ही चार्ट के फॉर्मेट में कवर करने का प्रयास करते हैं, आपके रिविजन करवाने का प्रयास करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिल पाए और अच्छे से आप रिविजन कर पाए। ठीक है, और यहाँ देखा जाए क्लास 19 है, क्लास यहाँ इस क्लास की विशेषताएं क्या है कुछ बता देता हूँ। जो हमारा पैकेज है, पैकेज की विशेषता यह है कि यहाँ पर 30+ क्लास दी जाएंगे, संपूर्ण जीएस का रैपिड फायर रिवीजन करवाया जा रहा है। कोर्स कंप्लीट होने पर जो हार्ड कॉपी है वो फ्री होम डिलीवरी इसकी हो जाएगी आपकी। ठीक है, जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा, जिस दिन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके 3 दिन के अंदर यहाँ से किताबें डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वो आपके एड्रेस पर पहुंचती रहेंगी। ठीक, और मेरा प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए।
उसके बाद देखा जाए डेली क्लास पीडीएफ के रिवीजन के लिए एक अलग से प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और मैं उन लोगों के ऊपर विशेष फोकस करूंगा जिन लोगों ने पैकेज को हमारा ज्वाइन कर लिया है। ठीक, हमारा रिवीजन सीरीज का पैकेज तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब तक बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे पास डाटा सबका है, लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए, आप दोपहर के 12 बजे से लेकर, ठीक, 12 बजे से 8 बजे तक, 12 बजे से 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार। ठीक, सोमवार से शनिवार तक आप कॉल करिए, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा जो रिवीजन सीरीज का बना हुआ है। संडे के दिन रहता है ऑफिस ऑफ, संडे के दिन आप फ़ोन करेंगे तो उस दिन फ़ोन लगेगा नहीं, फ़ोन उठेगा नहीं। तो संडे के दिन फ़ोन अगर जो आप करने वाले हैं तो मत करिएगा, आप सोमवार को फ़ोन करिए। दोपहर में 12 बजे से लेकर 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। संस्था हमारी ओपन रहती है, पूरी सपोर्ट टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। आप ग्रुप ज्वाइन करने को तो आप किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारा व्हाट्सएप पैकेज आप किसी भी दिन परचेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए आप देखा जाए सोमवार से शनिवार 12 बजे से 8 बजे तक बीच में कॉल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पूर्व यहाँ पर देखा जिसका मूल्य 399 है, और इसको अगर जो आप इस वीडियो के पिन कमेंट में एक लिंक है, ठीक है, एक एफिलेटेड लिंक है मेरा, और वहाँ पर देखा जाए मैंने पर्सनली 15% उस पर ऑफ करवा रखा है। अगर जो आप उस लिंक के माध्यम से परचेज करते हैं तो आपको ये जो कोर्स है ये आपको 339 में मिल जाएगा। अभी जब आप मूल्य देखेंगे वेबसाइट पर तो ये आपको 399 ही दिखेगा। आप गूगल पे जाइए, परचेज कहाँ से करना है, SSGCP सर्च करिए, ओपन करिए इसको, और जाइए वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए। वीडियो लेक्चर ओपन करेंगे, जैसे ही आप वीडियो लेक्चर ओपन करेंगे सबसे पहले आपको तुरंत यही दिख जाएगा। ठीक, वीडियो लेक्चर ओपन करने के बाद समीक्षा अधिकारी सीरीज आपको दिखेगी 339 में। आप डेमो देखना चाहते हैं, डेमो देखिए, वीडियो लेक्चर यहाँ पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर तो आ ही रहा है, यूट्यूब पर डेमो दिखाया ही, कैसे प्रेजेंट किया गया है, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। पीडीएफ कैसे दी गई है, पीडीएफ को भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, बगल में पीडीएफ लगा हुआ है। ऑनलाइन कोई चीज़ आप परचेज करते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, लोगों ने क्या रिव्यू दे रखा है, क्या बता रहे हैं लोग इस परचेज, मतलब कोई कोर्स है या कोई प्रोडक्ट है। जब आप अजियो, मिंत्रा या कुछ भी शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट का सबसे पहले रेटिंग देखते हैं, क्या रेटिंग है। आप जाइए रेटिंग देखिए, हमारी भी रेटिंग जाके आप देख लीजिए कैसी रेटिंग लोगों ने दे रखी है। ठीक, आप इसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, देखिए समझ में आए, पसंद आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट, और कंटेंट में सबसे पहले देखें भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास। गरीबी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, गरीबी और बेरोजगारी, ये दो टॉपिक आप परीक्षा में अगर जा रहे हैं और इकॉनमी आपकी कमजोर है, ठीक है, तो आप पढ़ के जरूर जाइए। योजनाएं पढ़िए, बजट पढ़िए, सर्वे पढ़िए, जो लेटेस्ट डाटा है उनको पढ़िए, गरीबी पढ़िए, बेरोजगारी पढ़िए, प्रमुख समितियां पढ़िए, वित्त आयोग पढ़िए। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको पढ़ के ही जाना है। मुद्रा बैंकिंग पढ़ना है, मुद्रास्फीति पढ़नी है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, पहली बार गरीबी मापन की अवधारणा किस पुस्तक में प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर देखा जाए भारत में गरीबी की माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में गरीबी मापन से नहीं है। ठीक, नहीं है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक का नहीं रहेगा, और बाकी जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं इन सब का नाम याद रखिए, किसका किसका संबंध है। यहां पर देखा जाए वीएम दांडेकर, ठीक है, वीएम दांडेकर तथा एन रथ, इनका संबंध है गरीबी निर्धारण से। बीएस मिन्हास, पीडी ओझा, प्रणववर्धन तथा एसपी गुप्ता, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन, ये नाम याद रखिए। ठीक है, गरीबी के माप से संबंधित जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उनमें नाम अगर जो आपसे परीक्षा पूछ ले कि इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो वीएम दांडेकर शामिल है, एन रथ शामिल है, वीएस मिन्हास शामिल है, पीडी ओझा शामिल है, प्रणववर्धन शामिल है, एसपी गुप्ता शामिल है, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन शामिल है। भारत में गरीबी के माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री यही है। ठीक है, चलिए आगे देखें। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग के द्वारा कब किया गया, 1962 में किया गया था। कब, जुलाई 1962 में, जुलाई 1962 में पहली बार योजना आयोग के द्वारा देखा जाए तो आधिकारिक प्रयास किया गया था गरीबी या निर्धनता रेखा के निर्धारण का।
ठीक है, जो पावर्टी लाइन होती है उसके निर्धारण का प्रयास किया गया। वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने 1973-74 के आधार वर्ष मानते हुए पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। यानी कि जो कैलोरी मान होता है ना, कैलोरी मान के आधार पर देखा जाए तो 1977 में योजना आयोग के द्वारा एक कार्यदल गठित किया गया और उसी कार्यदल के द्वारा देखा जाए तो 1973-74 को आधार वर्ष मानते हुए पहली बार प्रतिदिन जो न्यूनतम भोजन ऊर्जा है, ठीक, उसको आधार मानते हुए गरीबी रेखा निर्धारित की गई। और इसके अनुसार क्या कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी, ठीक, प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र का वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, वह गरीब है। ठीक है, गरीबी की परिभाषा यही होती है कि रोटी, कपड़ा और मकान से वंचन ही गरीबी है। लेकिन उसके साथ साथ जब कैलोरी मान का निर्धारण किया गया तो शहरी क्षेत्र और गरीबी क्षेत्र वाला याद रखिए, ये आपसे जो कथन वाले सवाल पूछे जाते हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, वहां ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। आगे देखा जाए, योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी की माप के लिए 1989 में यहां पर देखा जाए डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे चलकर योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन हेतु 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। यानी कि लकड़वाला कमेटी जो है, लकड़वाला कमेटी कब गठित की गई थी, याद रखिएगा, जो डीटी लकड़वाला, ठीक, लकड़वाला कमेटी है, ये 1989 में गठित की गई थी। सन आपसे डायरेक्टली पूछेगा, सन आपसे डायरेक्टली पूछेगा। 1989 में गठित की गई और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। वहीं पर जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन 2005 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट का सबमिट करी नवंबर 2009 में। कब, नवंबर 2009 में गठित की। और यहां पर देखा जाए जो तेंदुलकर समिति ने खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी के मापन का आधार बनाया। जो तेंदुलकर समिति थी, ठीक है, इसने खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जो पारिवारिक व्यय है, एक परिवार कितना खर्च करता है खाद्य पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य सेवा पर, उसी के आधार पर गरीबी के मापन किया। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी ने। यहां देखा जाए इस समिति ने गरीबी मापन की विधि में यूआरपी, ठीक है, यूआरपी जिसके अंतर्गत 30 दिन के याददाश्त अवधि, रिकॉल पीरियड जो होता है, उसके भीतर उपभोग व्यय को लिया जाता है, को अपनाया गया, के स्थान पर एमआरपी को अपनाया गया। ठीक है, जो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड होता है उसको अपनाने का प्रयास किया इस कमेटी ने। तो यह पॉइंट याद रखिए कि जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, इसका गठन कब किया गया, 2005 में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी, 2009 में करी। और किस पे विशेष फोकस किया, तो यहाँ पर खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जो पारिवारिक व्यय है उसी के आधार पर गरीबी मापन का आधार माना उसको। ठीक है, और इसने यूपीआर के आधार पर, यूपीआर के स्थान पर देखा जाए एमपीआर को अपना आधार बनाया। ठीक है, आगे देखा जाए, ज्ञातव्य है कि एमआरपी, ठीक है, जो एमआरपी है इसके तहत 5 मदे, कपड़े, जूता, चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुएं, संस्थागत स्वास्थ्य व्यय को 365 दिन की याददाश्त अवधि के लिए, जबकि शेष मदों को 30 दिन की याददाश्त अवधि के लिए उपभोग व्यय के आंकड़े में लिया जाता था। यानी कि कोई व्यक्ति है, कपड़ा, जूता, चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुएं, संस्थागत स्वास्थ्य जो है वे करता है, उसको एक साल का मान लिया जाता। तो कोई एक जूता खरीदा तो हर महीने तो जूता खरीदेगा ना, जरूरी नहीं है। उसको एक बार जूता खरीदा तो साल भर का मान लिया, साल भर चल जाएगा। ठीक, तो उसको मान लिया गया और बाकी जो अन्य मदे हैं उनको 30 दिन माना गया। ठीक है, इसी प्रावधि के प्रयोग करते हुए 2011-12 में भारत में देखा जाए तो 21.9% लोग देखा जाए तो गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। यानी कि जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, उसने क्या कहा कि 2011-12 में जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका 21.9% हिस्सा जो है गरीबी रेखा के नीचे है। आगे देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 13.7%। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बताया, 25.7% बताया, शहरी क्षेत्र में कितना बताया, 13.7% बताया। ठीक है, चलिए, इस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव भी दिया था, अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया था इस कमेटी ने, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। अब यहां देखा जाए, जो लकड़ावाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक अपनाए जाने लगे। लकड़ावाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धारित किया। अब यहां देखा जाए, आबादी गरीबी रेखा से नीचे पाई गई। यहां देखा जाए 2012 की योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ठीक है, 2012 में
योजना आयोग के द्वारा सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो परीक्षाओं से पूछे कि सी रंगराजन कमेटी का गठन कब किया गया? 2012 में किया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2014 में प्रस्तुत की। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए देखा जाए तो 972 रुपए प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 100 यहाँ पर देखा जाए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग से कम उपभोग वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना। यानी कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पर देखा जाए रंगराजन कमेटी थी, इसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वो महीने में 972 रुपए एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति 972 रुपए से कम व्यय करता है, तथा अगर वो शहरी क्षेत्र में रहता है और एक महीने में 1407 रुपया व्यय नहीं कर पाता है, उसके पास उतना भी पैसा नहीं है कि 1407 रुपये पूरे महीने में व्यय कर पाए अपने ऊपर रोटी कपड़ा मकान पर, तो वो व्यक्ति क्या है? वो गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर रंगराजन कमेटी के बारे में जाना, लकड़ावाला कमेटी के बारे में और सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बारे में जाना। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो गरीबी रेखा के माप से संबंधित प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री है उनके बारे में भी आपने जाना। परीक्षा सवाल यही सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट करके सवाल पूछे जाते हैं। मिलान से पूछ लेगा, कथन में पूछ लेगा, डायरेक्टली पूछ लेगा, कब किस सन में गठित किया गया, ये सब पूछ लेगा। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए रनिंग मैटर के फॉर्मूले में मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। अब चलिए चलते हैं आगे चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। गरीबी बेरोजगारी चर्चा कर रहे हैं, तो गरीबी तथा बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं थी उनके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006, ठीक है, 2005 का अधिनियम था, 2006 में संचालित की जाने लगी। यहां पर देखा जाए भारत निर्माण कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष कब है? भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? ये 2005 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, 2005 में प्रारंभ हुआ। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? अंत्योदय अन्न योजना जो है गरीबी तथा बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित है और ये सन 2000 में शुरू हुई थी। परीक्षा में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित है? 3-4 योजना दे देगा, एक सड़क निर्माण योजना दे दिया। ठीक है, तो जो ऐसी योजनाएं हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कोई गरीबी बेरोजगारी से दे देगा, फिर एक योजना का नाम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है और संरचना विकास संबंधित योजना का नाम दे देगा। ठीक, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अब देखा जाए जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना है, ये कब प्रारंभ की गई थी? ये भी सन 2000 में प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ से सवाल कैसे आएगा? मिलान करने के लिए आएगा, एक तरफ योजना दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दे देगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में शुरू की गई। और उसी प्रकार अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? अन्नपूर्णा योजना भी सन 2000 में शुरू की गई। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 1999 में शुरू की गई थी। 1999 में शुरू की गई थी। और आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, KCC किसान क्रेडिट कार्ड परीक्षा में आपसे 4-5 बार पूछा जा चुका है। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, अपना खुद से पढ़ भी रखा होगा। आप बताइए KCC योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? ठीक है, KCC योजना कब शुरू की गई थी? कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये 1999 में शुरू की गई। उसके बाद देखा जाए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है ये 1997 में, कब? 1997 में शुरू की गई। वहीं पर हम देखें रोजगार आश्वासन योजना, जो रोजगार आश्वासन योजना है ये 1993 में शुरू की गई। कब? 1993 में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ये 1993 में शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंदिरा आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना, अब तो अटल आवास कहा जाता, इंदिरा आवास योजना। ठीक है, सरकारें जब बदलती है तो क्या करती है? सबसे पहले योजनाओं का नाम परिवर्तित कर देती हैं। कांग्रेस आएगी इंदिरा आवास, राजीव गांधी आवास योजना, ऐसे कर देती है। बीजेपी की सरकार आती है तो फिर उसके बाद योजनाओं का नाम जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हो जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए ड्वाक्रा, जो ड्वाक्रा है ये कब शुरू किया गया था? ये 1982 में शुरू किया गया था। और वहीं पर जो ट्राइसेम था, ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई थी? ट्राइसेम आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, ये 1979 में स्टार्ट हुआ था। तो एक तरफ हमने योजना देख ली और किस वर्ष शुरू हुआ था इसको बताने का प्रयास किया। आप चाहें तो मैं एक बार आपको इसको दिखाता हूं, आप इसको इरेज करके दिखाता हूं। जो हमारे पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको इसको बिठा दे रहा हूं और मैं हो जाता हूं साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रख सकते हैं। ठीक, चलिए इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब देखते हैं केंद्रीय योजनाएं एवं परियोजनाएं। केंद्रीय योजनाएं एवं परियोजनाएं, इनमें देखा जाए एक तरफ योजना परियोजना है, दूसरी तरफ लागू होने की तिथि है। बेसिकली ये जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, जो हमारे पेड मेंबर है, कल मैंने आपको ऐप पर बताया था कि आप जब योजनाएं पढ़े तो किस प्रकार से पढ़ना। पहले तो परंपरागत योजनाएं पढ़नी है आपको। परंपरागत योजनाओं में किस सन में शुरू हुआ वो याद रखना है। जब आप आते हैं 2014 के बाद की योजना, यानी कि मोदी सरकार की योजना जब आप पढ़ें तो किस तिथि को लॉन्च हुई, सन में तो आपको याद ही रखना होगा किस सन में लॉन्च हुई, किस तिथि को, कौन सी तारीख को लॉन्च हुई, ठीक है। और उसके बाद तीसरी प्रकार की योजना आपको पढ़नी है जो बजट में योजनाएं रहती हैं। बजट में जो प्रस्तावित योजनाएं रहती हैं या बजटीय योजनाएं हैं, और बजटीय योजनाओं में कौन सी इस बार जो बजट में थी उनको तो आपको पढ़ना ही है। इसके पहले वाले बजट में जो थी उसको, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, विशेष फोकस करना है, ठीक। तो पिछले 1-2 साल में जो शुरू की गई नई योजनाएं हैं उन पे विशेष फोकस करिए। और साथ में जब मोदी सरकार की योजना 2014 से पढ़ रहे हो तो 2014 से लेकर और 2023-24 तक तिथि याद रखिए कि किस तिथि को प्रारंभ हुई थी, ठीक। और बजट वाली योजनाएं जो होती हैं उनको तो आप याद ही रखिए, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई जो नई योजनाएं हैं बजट वाली, किस मंत्रालय के द्वारा, उद्देश्य क्या है, प्रभाव क्या होगा, इन सब पे भी आप फोकस कर सकते हैं। चलिए योजना परियोजना में सबसे पहले देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी। परीक्षा में डायरेक्टली आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक तरफ योजना परियोजना का नाम दे देगा, दूसरी तरफ लागू होने की तिथि दे देगा, कह देगा मिलाइए बैठ के, ठीक है। यह सवाल आपसे पूछ लेगा सुमेलित करिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, या निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, या चौथा टाइप आपसे पूछेगा उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित है। तो 4 प्रकार के सवाल यहां से बनते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। और चारों प्रकार मैंने आपको बता दिया। पहला प्रकार आपका बनता है कौन सा? सुमेल। आप सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए। फिर दूसरा पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा सही है, उसमें 3 गलत देगा, 1 सही दे देगा। तीसरा पूछ लेगा कौन सा सही नहीं है। चौथा पूछ लेगा जो नया ट्रेंड आया है, कितने जोड़े, कितने जोड़े सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन दे देगा, ठीक, ऑप्शन दे देगा। यहां पर जैसे सवाल पूछ लिया, फिर उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर लिखेगा कितने जोड़े सही सुमेलित है। अब ऑप्शन देगा ए, बी, सी, डी। केवल एक जोड़ा, मतलब केवल एक जोड़ा नहीं लिखेगा, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी 4। अब उसमें से आपको टिक करना होगा कि योजना उसका प्रारंभ वर्ष, योजना उसका प्रारंभ वर्ष, योजना उसका प्रारंभ वर्ष, योजना प्रारंभ वर्ष मैच कर रहा है, कितने मैच कर रहे हैं। अब वो कैसे याद रखेंगे आप, उसको याद करने के लिए आपको कहीं एक जगह मिलना चाहिए, और एक जगह मिलेगा कहाँ, एक जगह मिलेगा यहाँ पे, ठीक, एक जगह यहाँ पे मिलेगा। तो चारों प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। देखा जाए तो कुसुम योजना कब प्रारंभ हुई थी? जो कुसुम योजना है ये प्रारंभ हुई थी 8 मार्च सन 2019 को, ठीक, 8 मार्च 2019 को। जो निर्वाचन बॉन्ड योजना है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले देखा जाए जो बॉन्ड योजना थी, निर्वाचन बॉन्ड बहुत चर्चा में रहा था, इस वजह से इसको भी यहाँ समाहित किया गया है। देखा जाए ये कब प्रारंभ हुई थी? 2 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए जलमार्ग विकास परियोजना, अभी देखा जाए नए जलमार्गों के विकास की बात की गई है 2027 तक 47 नए जलमार्ग। कितने? मैंने आपको बताया है, करंट अफेयर जब मैं पढ़ा रहा था उसी में मैंने आपको बताया था कि सरकार के द्वारा 2027 तक, ठीक है, 47 नए जलमार्ग के निर्माण की बात की गई है, नए जलमार्ग के निर्माण की बात की गई है। और इसी वजह से यहां पर रखा गया है इस योजना का नाम भी कि जलमार्ग विकास परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? जलमार्ग विकास परियोजना जो है ये प्रारंभ हुई थी 3 जनवरी 2018 को। परीक्षा में आपसे सवाल जो 2 कथन वाले आते हैं ना, कि कथन 1 दे देगा हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2027 तक 47 नए जलमार्गों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है।
जलमार्गों के विकास से संबंधित जलमार्ग विकास परियोजना का प्रारंभ 3 जनवरी 2018 को किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना एक सही है ना ही दो सही है? ऐसा सवाल आएगा परीक्षा में, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैंने तरीका बता दिया, इसी वजह से इसको जलमार्ग वाला जो योजना है उसको यहाँ पर समाहित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में जान लेते हैं। पोषण मिशन इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट किया गया इसको? 8 मार्च के दिन स्टार्ट किया गया था, 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च को यहाँ पर देखा जाए तो महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बात करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रवासी कौशल विकास योजना, जो प्रवासी कौशल विकास योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी? ये 8 जनवरी 2017 को। ठीक, 8 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई। वहीं पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो थी ये 1 अप्रैल 2017 को शुरू की गई। कब? 1 अप्रैल 2017 को। दरवाजा बंद अभियान, दरवाजा बंद अभियान बेसिकली ये शौचालय निर्माण से संबंधित था और इसको कब प्रारंभ किया गया था? ये 30 मई 2017 को। 30 मई 2017 को दरवाजा बंद अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ की गई। स्टार्टअप इंडिया कब प्रारंभ किया गया था? स्टार्टअप इंडिया के देखा जाए तो 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल योजना के पूरे हो गए हैं। स्टार्टअप इंडिया की योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी। 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। 9 साल पूरे हो गए और इसका देखा जाए जनवरी माह में इसके जो स्टार्टअप से संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा फैक्ट्स थे, कितना प्रगति हुई, कितना डाटा रहा, क्या स्टार्टअप के दृष्टिकोण से भारत में क्या प्रगति हुई, सबका डाटा जारी किया गया था। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई स्टार्टअप इंडिया परियोजना जो थी, योजना जो थी, वो आपके परीक्षा यूपीआरओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9 साल पूरे हुए हैं। आगे देखा जाए ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम जो है, ई नाम कब स्टार्ट हुआ था? ये 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। कब? 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी 9 साल पूरे हो गए हैं। यहाँ पर देखा जाए 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, यह प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? ये 9 अगस्त 2016 को स्टार्ट हुआ था। कब? 9 अगस्त 2016 को योजना शुरू हुई थी। उसके बाद हम बात करें प्रधानमंत्री युवा योजना, जो प्रधानमंत्री युवा योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? ये 9 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुई थी। 9 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात कर लें तो ये 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुई। अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? ये 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के देखा जाए तो जब आप परीक्षा दे रहे होंगे 27 जुलाई को, ठीक है, 27 जुलाई को परीक्षा दे रहे होंगे, उसके 12 दिन पूर्व, 12 दिन पहले इस योजना के शुरू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसी वजह से लास्ट में मैंने इसको रखा, अंतिम में इसको रखने का प्रयास किया 19वें नंबर पर कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी आप जाने रहिए। कब शुरू किया गया था? 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। तो सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को बताने का प्रयास किया जो मिलान से संबंधित सवाल यहाँ पे आ सकते हैं आपके परीक्षा में। अभी देखा जाए एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के प्रकार में आपने देखा सरपट भागती मुद्रास्फीति, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। ठीक है, अब रिवीजन के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का जो विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों पर पड़ने वाला प्रभाव है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि कौन सा प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का और मुद्रा संकुचन का। अब यहाँ पर देखा जाए जो उपभोक्ता वर्ग होता है, उपभोक्ता वर्ग पर अगर मुद्रास्फीति है तो मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रास्फीति का इस पर जो उपभोक्ता है उस पर हानि होती है, तथा जब मुद्रा का संकुचन होता है तो क्या होता है? मुद्रा संकुचन पर उपभोक्ता को लाभ होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो ऋणी है, ऋणियों को क्या होता है? जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रास्फीति जो होता है तो लाभ होता है, उसको पैसा कम चुकाना पड़ेगा। लेकिन जब मुद्रा का संकुचन हो जाता है तो मुद्रा के संकुचन के टाइम पर हानि होती है, पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा। उसी प्रकार से देखा जाए ऋणदाता होता है, ऋणदाता को क्या होता है? हानि होती है। भैया जितना पैसा दिया था, मुद्रास्फीति हो गई, चुकाने वाला तो जो ऋणी है वो तो उतना ही चुकाएगा जितना उसके ऊपर कर्ज है। लेकिन नुकसान किसका हुआ? हमको तो पैसा कम मिल रहा है, जितना हमसे लिया तो उतना ही दे रहा है, लेकिन मुद्रास्फीति हो गई। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए जब संकुचन होता है तो लाभ हो जाता है उसको। स्थिर आय वाला जो वर्ग है उस पर क्या होता है? जब मुद्रास्फीति होती है, यदि महंगाई बढ़ेगी, अगर महंगाई बढ़ेगी और किसी का सैलरी जो है फिक्स है,
किसी की सैलरी फिक्स है कि उसको महीने में 50,000 मिलेंगे और महंगाई बढ़ रही है। स्टारबक्स में कॉफ़ी मिलती थी 700 रुपये की, अब मिल रही है 900 रुपये की। उसकी सैलरी है 50,000 रुपये। अब वो बेचारा कॉफ़ी पीने का शौकीन कॉफ़ी पी रहा है दोनों टाइम, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक, मुद्रास्फीति, महंगाई जब बढ़ रही है तो स्थिर आय है उसकी, अब उसको हो क्या रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन जब संकुचन होता है, यहाँ पर देखा जाए संकुचन होता है तो उसको लाभ हो जाता है। जब महंगाई कम होती है तो उसको लाभ होता है, ठीक है। अब देखा जाए जो परिवर्तनशील आय वर्ग वाले हैं, तो परिवर्तनशील आय वर्ग वाले हैं, इनको क्या होता है, इनको लाभ होता है। इनको लाभ होता है कब, जब मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर देखा जाए जो परिवर्तनशील आय वर्ग वाले हैं, जो दिहाड़ी काम करने वाले, उनको लाभ होता है। जिस प्रकार जिस दिन आज महंगाई इतनी है तो मूल्य 600 रुपये, कल महंगाई बढ़ी, सामान शाम को टाइम उनको सामान कुछ महंगे मिले, जो मतलब दैनिक यूज़ करने वाले सामान है, अगले दिन पैसा बढ़ा दिए कि आज हम 600 नहीं 700 लेंगे। जब मुद्रा का संकुचन होता है यहाँ पर, तो देखा जाए तो उनको हानि होती है, ठीक है। मुद्रा का संकुचन होता है तो जो परिवर्तनशील जनसंख्या होती है उनको हानि होती है। उसी प्रकार सार्वजनिक बचत में देखा, जो सार्वजनिक बचत में जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो कमी आती है, जब मुद्रा का संकुचन होता है तो सार्वजनिक बचत में वृद्धि होती है, ठीक है। वहीं पर देखा जाए जो सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक व्यय में क्या होता है, जब मुद्रास्फीति होती है तो वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति जब होगी, पैसा मतलब जब पैसा जो होगा कमजोर पड़ेगा तो सरकार को पैसा ज्यादा व्यय करना पड़ेगा, वृद्धि होगी। और वहीं पर जब मुद्रा का संकुचन होता है तो क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में कमी आती है, ठीक है। आयात पे क्या होता है, आयात में वृद्धि होती है। जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रास्फीति में आयात में वृद्धि होती है, तथा जब संकुचन होता है तो आयात में कमी आती है। निर्यात पे क्या होता है, निर्यात में कमी आती है, ठीक है, निर्यात में। और ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मुद्रास्फीति पर निर्यात में क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का निर्यात में कमी होती है, वहीं पर मुद्रा का जब संकुचन होता है तो निर्यात में वृद्धि होती है। आगे देखा जाए जो रोजगार होता है इसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, तथा जब संकुचन होता है तो कमी आती है। बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों में क्या होता है, जब मुद्रास्फीति होती है तो विकास होता है बैंकिंग तथा मुद्रा कंपनियों का, यहाँ पर बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों का विकास होता है। लेकिन जब मुद्रा का संकुचन होता है तब इनका थोड़ा पतन होता है, ठीक। उसी प्रकार करारोपण की बात कर लें, करारोपण से क्या होता है, जब मुद्रास्फीति होती है तो करारोपण में वृद्धि होती है, तथा जब मुद्रा का संकुचन होता है तो करारोपण में कमी आती है, ठीक है, कम टैक्स लगाया जाएगा। उत्पादन व्यापारी किसान पर क्या होता है, उत्पादन व्यापारी और किसान पर लाभ होता है, यानी जब महंगाई बढ़ती है तो लाभ होता है, इनके प्रोडक्ट जो है वो महंगे दामों में बिक जाते हैं तो उनको थोड़ा लाभ हो जाता है। लेकिन जब मुद्रा का संकुचन होता है तो इसके इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका नुकसान हो जाता है कि इन्होंने पैसा तो लगाया था ज़्यादा, लेकिन अब मुद्रा का हो गया संकुचन, महंगाई कम हो गई, तो इनका सामान जो इन लोगों ने जो लागत लगाई उस लागत से कम दाम पे इनको बेचना पड़ता है, तो इनको नुकसान हो गया, हानि हो गई। और उसी प्रकार से जो पेंशन भोगी है, पेंशन भोगी को क्या होता है, मुद्रा यहाँ पर देखा जाए मुद्रास्फीति, भैया पेंशन तो उतना ही मिलेगा, 30,000 पेंशन अगर जो फिक्स हुआ तो 30,000 मिलेगा, महंगाई बढ़े घटे चाहे जो हो उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि हानि होती है, जो पेंशन भोगी होते हैं उनको हानि होता है। लेकिन जब संकुचन हो जाता है यहाँ पर मुद्रा का तो लाभ होता है, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है कि मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव होगा और मुद्रा संकुचन का क्या प्रभाव होगा विभिन्न आय वर्ग के लोगों पर, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न वर्ग और क्षेत्रों के जो लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब चलिए आगे हम चढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। संबंधित सवाल यहां से आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, यहां से सवाल आया हुआ है। एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दे रखा है, दूसरी तरफ वहां का जो शेयर सूचकांक है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। कोरिया का जो शेयर सूचकांक है इसको क्या कहते हैं, कोस्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्पी कहते हैं। उसी प्रकार जो चीन का सूचकांक है स्टॉक एक्सचेंज का, उसको क्या कहते हैं, जो शेयर सूचकांक है उसको SSE कहते हैं। क्या कहते हैं, SSE। टोक्यो जापान, क्या कहते हैं इसको, निक्केई कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्केई, निक्केई कहते हैं। वहीं पर जो ताइवान है, जो ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज है उसके शेयर बाजार को क्या कहते हैं, टाइएक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइएक्स कहते हैं। उसी प्रकार से थाईलैंड, जो थाईलैंड का शेयर बाजार है इसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। वहीं पर जो जर्मनी का जो शेयर मार्केट है, देखा जाए शेयर सूचकांक है, इसको क्या कहते हैं, मिडडेक्स कहते हैं। मिडडेक्स कहाँ का शेयर सूचकांक है, तो मिडडेक्स जो है ये जर्मनी का शेयर सूचकांक है। उसी प्रकार से देखा जाए तो ब्राजील का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर जो शेयर सूचकांक है उसको क्या कहते हैं, बोवेस्पा, बोवेस्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, बोवेस्पा कहते हैं ब्राजील के। आगे देखा जाए यूएसए को क्या कहते हैं, यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो शेयर सूचकांक है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नास्डाक, ठीक है। सिंगापुर में सिमेक्स, स्टेटस टाइम्स,
स्ट्रेटस टाइम्स तथा सिमेक्स किसके स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर किसके शेयर सूचकांक है, तो ये जो सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज है उसके सूचकांक है। वहीं पर जो निफ्टी होता है भारत का होता है, और यहाँ पर देखें तो मैक्सिको का कौन सा है, बोल्सा, मैक्सिको का बोल्सा है। इंग्लैंड का देखा जाए FTSE 100, FTSE 100 किसका शेयर सूचकांक है, तो ये इंग्लैंड के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका शेयर सूचकांक है। उसी प्रकार से जो हांगकांग है, हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक क्या है, हैंग सेंग, क्या है, हैंग सेंग, ये है हांगकांग के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका शेयर सूचकांक। तो सभी शेयर सूचकांक और बाजार के बारे में एक जगह पर आपको बताने का प्रयास किया गया। मिलान से संबंधित सवाल आए, कितने जोड़े सुमेलित हैं, कौन सा पेयर गलत है, कौन सा पेयर सही है, चारों प्रकार के सवाल आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख कर। यहां से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में आया हुआ है। बेसिकली पीवाईक्यू को एनालाइज करके ही यहां पर आपका रिवीजन भी करवाया जा रहा है। ठीक है, पीवाईक्यू आपके परीक्षा के लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेंगे पीवाईक्यू। जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो पीवाईक्यू को एनालाइज करके ही अपनी तैयारी करना शुरू करें। आप आंख बंद करके कहीं से कुछ भी पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पीवाईक्यू एनालाइज करिए, देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के जो सवाल पूछे जाते हैं उन कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनको चुनिए, कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए, कहाँ से कम पूछे जा रहे हैं, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आप जब पीवाईक्यू उठा के देखेंगे। आप पीवाईक्यू में किताब नहीं उठाना चाहते मत उठाइए, लोक सेवा आयोग का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर देखिए। ठीक है, जो पेपर होता है पेपर उठाइए, पेपर डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, अपने सामने रखिए, पेपर को देखिए। अनसॉल्व पेपर आते हैं, अनसॉल्व पेपर को उठाइए, देखिए, एनालाइज करिए कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप वहां से तैयार करिए। तो पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद एक चीज पता चली कि यहां से सवाल आपके परीक्षा में भी आते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार के जो प्रत्यक्ष कर है उनको बताया गया है, दूसरी तरफ राज्य सरकार के जो प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता है उनको बताने का प्रयास किया गया है। यहां पर देखा जाए जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं वो कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत आयकर केंद्र सरकार के द्वारा रोपित किया जाता है, संपत्ति कर केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर रोपित किया जाता है, उपहार कर जो होता है ये केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से लगाती है, पूंजी लाभ कर जो होता है ये भी केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से, आयकर, निगम कर, फिर उसके बाद देखा जाए एस्टेट ड्यूटी, ब्याज कर, लाभांश कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, STT इत्यादि जो टैक्स होते हैं ये केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं पर जो राज्य सरकार जो प्रत्यक्ष कर लगाती है वो कौन कौन से हैं, रोजगार पर जो रोजगारों पर कर लगाया जाता है, व्यवसायों पर कर लगाया जाता है, कृषि आय पर कर। ठीक है, जो कृषि आय है इस पर टैक्स कौन लगाती है, राज्य सरकार लगाती है। और ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, सवाल पूछा गया है यहाँ से। फिर देखा जाए भू राजस्व, जो भू राजस्व होता है, भू राजस्व पर कर कौन लगाता है, भू राजस्व प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और राज्य सरकार लगाती है। उसी प्रकार जो गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और ये कौन सा टैक्स है यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आगे देखा जाए होटल प्राप्तियों पर कर तथा पथ कर, होटल प्राप्तियों कर पर कर तथा जो टोल टैक्स बेसिकली जो होता है, जो पथ कर होता है ये किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब देखा जाए प्रत्यक्ष कर तो हमने देख लिया, आप प्रत्यक्ष कर भी जान लेते हैं, प्रत्यक्ष कर से सवाल आया है तो वहां प्रत्यक्ष कर को भी जान लेते हैं, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। देखें यहाँ पर तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय बिक्री कर क्या है, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर है। उसी प्रकार देखें तो सीमा शुल्क, कौन सा, सीमा शुल्क जो है ये भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर ये 1994-95 से लगाया गया, देखा जाए तो ये सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, राज्य जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, CGST, SGST जो लगाई जाती हैं तो वो भी देखा जाए, जीएसटी जो है उसमें अप्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार का, SGST राज्य सरकार के हिस्से आ जाती है। बिक्री कर, व्यापार कर जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। वाहनों पर जो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, जो मोटर गाड़ियों पर जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, हर राज्य में अलग अलग होता है। विज्ञापन पर जो टैक्स लगता है, अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क जो होता है ये भी राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है अप्रत्यक्ष कर के रूप में। आगे देखें राज्य उत्पाद शुल्क, जो राज्य उत्पाद शुल्क है ये राज्यों के द्वारा लगाया जाता है। शिक्षा उपकर किसके द्वारा, राज्यों के द्वारा लगाया जाता है। प्रवेश कर राज्यों के द्वारा। डीजल पेट्रोल पर की बिक्री पर जो कर लगाया जाता है वो भी राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों को जाना, राज्य और केंद्र दोनों को जान लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखा जाए तो यूपीपीसीएस 2019
यूपीपीसीएस 2017, ठीक। वर्तमान आयोग वाले जो पूछे जाते हैं, पहले आयोग कौन थे, पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये सब सवाल आपसे बारंबार पूछे गए, ठीक है। 2018 में भी पूछा था, और 2018 में ना पहला पूछा ना दूसरा पूछा, ना पहला पूछा ना दूसरा पूछा, उसने किसका पूछ लिया, उसने पूछा था, आई थिंक उसने पूछा था महावीर त्यागी के बारे में, पांचवें तीसरे को पूछा था, ठीक है। ए.के. चंदा को पूछा था, ए.के. चंदा को पूछा था उसने वित्त आयोग के बारे में, तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछ लिया था। तो पहला दूसरा तीसरा तो इंपॉर्टेंट है, जब हम पहला दूसरा देख ही रहे हैं और अभी वर्तमान में जो है उनको तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पूरी लिस्ट ही हम देख लें, अरेंज करने के लिए भी आ जाए, या आपसे सवाल ऐसा पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य नहीं रहे। 2018 में सवाल यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य नहीं रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक वित्त आयोग कितने गठित किए गए, वर्तमान में जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, और देखा जाए तो कौन कौन वित्त आयोग के सदस्य हैं, कौन नहीं है, ठीक है। इस क्रम को जरूर याद रख सकते हैं। क्रम भी पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में सेट करने के लिए भी पूछ सकता है, या फिर देखा जाए तो कार्यकाल कब से कब तक था या कब नियुक्त किए गए, ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो ये सारे पॉइंट, ठीक है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से घटते से बढ़ते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में अरेंज करना हो, या कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कौन पहले आया कौन बाद में आया, यहाँ से पूछ लिया। डायरेक्ट पूछ लिया कि पहले के कौन थे, दूसरे के कौन थे, तीसरे के कौन थे। सुमेलित करने के लिए पूछ लिया, कितने जोड़े सही सुमेलित करने के लिए पूछ लिया। तो ये जो 6-7 टाइप बन रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है भारत का वित्त आयोग। तो भारत के वित्त आयोग का जो 6-7 टाइप के सवाल बन सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर देखा जाए तो इसी चार्ट से कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली जो टेबल के फॉर्मेट में इसीलिए दिया जा रहा है कि आपसे किसी भी तरीके से सवाल पूछे, हम वन लाइनर आपको दे देंगे, यहाँ पर कंटेंट प्रेजेंट कर देंगे, आप वन लाइनर सोचेंगे अरे ये सर तो वन लाइनर पढ़ा रहे हैं, ये वन लाइनर चीज़ें पढ़ा रहे हैं। वन लाइनर ना प्रोवाइड करके आपका जो दिमागी सोच है उसको थोड़ा सा पुशअप करने का प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा सा उसको और एनहांस करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी वजह से टेबल के फॉर्मेट में दिया जा रहा है, ताकि आप जितना सोच सकते हैं, रटना चाहते हैं रटिए, जो रटना ही चाहते हैं, रटना ही जिनका वो है वो रट सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बुद्धिमान हैं, रिवीजन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिवीजन करिए भाई। रिवीजन तो रटना ही होता है कि आखिरी टाइम पे रिवीजन कर रहे हैं, रट रहे हैं जितनी चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का यूज करते हुए रटिए कि किसी भी प्रकार से सवाल पूछे तो हमारा सॉल्व हो जाए। सुमेलित करने में पूछे, फिर कितने पेयर सही है उसको पूछ ले, डायरेक्टली पूछ ले, या उपयुक्त में से कौन सा सही है या उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, या कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है, या घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, या बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये जो 7-8 टाइप बन रहे हैं, सारे सवाल आपके यहाँ से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, एक तरफ वित्त आयोग दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, फिर उसके बाद स्थापना वर्ष, कब उसकी स्थापना हुई, अध्यक्ष कौन थे, और उसकी जो समय अवधि थी उसको भी बताने का प्रयास कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप मिलाना चाहे, मैच द फॉलोइंग में आ गया, मैच द फॉलोइंग करिए, कौन से पहले के अध्यक्ष थे, कौन दूसरे के अध्यक्ष थे, इसको भी आप मिला सकते हैं। स्थापना वर्ष के बारे में मिला सकते हैं, कब इसकी स्थापना की गई, समय अवधि कब से कब तक थी, यहाँ से मिलान से आ सकता है, कुछ भी आ जाए सब कुछ सॉल्व होगा। जो पहला वित्त आयोग था, पहले वित्त आयोग की स्थापना देखा जाए तो 1951 में की गई, और अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर देखें तो केसी नियोगी। केसी नियोगी वाला सवाल आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और इसकी जो टाइम पीरियड था, कब से कब तक के लिए वित्त आयोग जो था ये अपनी रिकमेंडेशन कब से कब तक के लिए दिया, तो समय अवधि इसकी 1952 से 1957 तक थी, ठीक है। जो दूसरा वित्त आयोग था इसका गठन कब किया गया, 1956 में इसका गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे, के संथानम। के संथानम जो है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, आगे कुछ कमेटियों के अध्यक्ष भी बने थे के संथानम, लेकिन याद रखिएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके के संथानम, ठीक है। 1957 से लेकर 1962 तक समय अवधि थी जिसके लिए इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। जो तीसरा वित्त आयोग था इसकी स्थापना 1960 में की गई, और इसके अध्यक्ष थे कौन, ए.के. चंदा। कौन, ए.के. चंदा। ये आपसे सवाल पूछा जा चुका 2018 में। देखा जाए तो 1962 से 1966 तक इसकी समय अवधि थी, इसी टाइम पीरियड के लिए इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। देखा जाए जो चौथा वित्त आयोग था, चौथा वित्त आयोग 1964 में गठित किया गया, और यहाँ पर पी.वी. राजमन्नार, ठीक है, पी.वी. राजमन्नार देखा जाए चौथे वित्त आयोग के सदस्य थे, मतलब सॉरी अध्यक्ष थे, और 1966 से लेकर 1969 तक की जो समय अवधि थी उसी के लिए अपनी रिपोर्ट इनको देना था। जो पांचवा वित्त आयोग था, पांचवें वित्त आयोग के बारे में चर्चा कर ले। यहाँ पर देखा जाए तो 1968 में इसका गठन किया गया, और महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे, और 1969 से लेकर 1969 से 1974 तक इनका टाइम ड्यूरेशन था। छठा वित्त आयोग जो था इसके बारे में चर्चा करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, और के ब्रह्मानंद रेड्डी जो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, परीक्षा में डायरेक्टली पूछे, के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। कब से कब तक टाइम पीरियड था, 1974 से 1979 तक इनका टाइम पीरियड था।
समयावधि, इसी समयावधि के लिए इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी। जो 7वां वित्त आयोग था, 7वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1977 में किया गया। और यहाँ पर देखा जाए जे.एम. शैलेट, ठीक है, जे.एम. शैलेट जो थे ये 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखना, जे.एम. शैलेट 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। स्थापना कब हुई? यहाँ पर देखा जाए, आपने देख लिया 1977 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट किस टाइम ड्यूरेशन के लिए? यहाँ पर देखा जाए 1979 से 1984 के लिए जो समयावधि थी, उसी समयावधि के लिए इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, ठीक है। जो 8वां वित्त आयोग था, 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. चौहान थे। वाई.वी. चौहान, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाई.वी. चौहान। ये 1983 में जो 8वां वित्त आयोग था उसकी स्थापना हुई थी और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वाई.वी. चौहान को बनाया गया था। और वाई.वी. चौहान के द्वारा रिपोर्ट कब से कब तक की समयावधि के लिए? यहाँ पर देखा जाए तो 1984 से 1989 का जो समय अवधि था, उसी समयावधि के लिए इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी, ठीक है। जो 9वां वित्त आयोग था, 9वें वित्त आयोग देखा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और एन.के.पी. साल्वे जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इनकी रिपोर्ट कब से कब तक के लिए? 1989 से 95 तक के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो 10वां वित्त आयोग था, 10वें वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और के.सी. पंत इसके अध्यक्ष थे। के.सी. पंत, आपके इस परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है के.सी. पंत से संबंधित देखा जाए तो 1995 से सन 2000 के लिए, 1995 से 2000 के लिए यहाँ पर देखा जाए ये अध्यक्ष थे, ठीक है। मतलब इस टाइम पीरियड के लिए इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। जो 11वां वित्त आयोग था, इसकी स्थापना कब होती है? 1998 में होती है। और एम खुसरो जो होते हैं इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 2000 से लेकर 2005 तक की समयावधि के लिए इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और जो 12वां वित्त आयोग था, इसका गठन सन 2002 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में यहाँ पर देखा जाए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और 2005 से 2010 के बीच की समयावधि के लिए इनको अपनी रिपोर्ट देनी होती है। और 13वें वित्त आयोग का गठन सन 2007 में विजय केलकर की अध्यक्षता में, किसके? विजय केलकर की अध्यक्षता में 13वें वित्त आयोग का गठन 2007 में किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं कब से कब तक के लिए? सन 2010 से 2015 के लिए। 14वां वित्त आयोग जो था ये 2013 में गठित किया गया। वाई.वी. रेड्डी, कौन? वाई.वी. रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। और 2015 से 2020 तक की अवधि के लिए इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी। वहीं पर जो 15वां वित्त आयोग था, ठीक है, 15वां वित्त आयोग देखा जाए तो 2017 में इसकी स्थापना हुई। और एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? एन.के. सिंह, जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी 2021 से 2026 तक के लिए। 2021 से 2026 तक की जो समयावधि है उसके लिए एन.के. सिंह के द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई। और जो 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है, 16वां वित्त आयोग, इसका देखा जाए तो सन 2023 में, दिसंबर 2023 में इसका गठन किया गया था। और वहीं पर देखा जाए तो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष। और अगले 5 साल के लिए, यानी कि देखा जाए 2026 से लेकर 2031 तक की अवधि जो है उसके लिए, 26 से 31 तक के लिए इनको अपनी रिपोर्ट देनी है। और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर वित्त आयोग बेसिकली जो होता है केंद्र राज्य संबंधों से भी संबंधित है, ठीक। अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है वित्त आयोग का। और संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग, ये पॉइंट याद रखिएगा, संवैधानिक संस्था है। बेसिकली जो राज्यों के बीच में जो हिस्सेदारी होती है, करों का जो बंटवारा होता है, उसमें जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो वित्त आयोग के द्वारा ही दी जाती है। तो उन सब पर ये कार्य करता है। उसी समयावधि के लिए जो टाइम पीरियड होता है, एक विशिष्ट टाइम पीरियड को डिनोट करते हुए उस टाइम पीरियड के लिए किस प्रकार से बंटवारा किया जाना है राज्यों के बीच में करों का, तो केंद्रीय करों का जो राज्यों में बंटवारा होता है वो सब कुछ निर्धारित करने का कार्य वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर ये नाम अध्यक्ष को याद रखिएगा। यहाँ पर आप याद रखिए सन 2000 के बाद से जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, सन 2000 से बाद के जो अध्यक्ष हैं, यानी के.सी. पंत के बाद के जो अध्यक्ष हैं, ये सवाल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कई बार पूछा जा चुका है। आप चाहें तो मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे, कृषि उत्पाद बोर्ड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कौन सा कृषि उत्पाद बोर्ड कब गठित किया गया और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए भारतीय कॉफी बोर्ड, इसका स्थापना देखा जाए तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1942 में हुई थी, ठीक है, 1942 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कर्नाटक में। भारतीय रबर बोर्ड के बारे में चर्चा कर लें तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? कोट्टायम, केरल में है। वहीं पर भारतीय चाय बोर्ड के बारे में चर्चा कर लें तो भारतीय चाय बोर्ड जो है, भारतीय चाय बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर जो भारतीय तंबाकू बोर्ड है, इसके बारे में एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको ये डायरेक्टली AEO को बताया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए 1976 में जब इसकी स्थापना हुई तो भारतीय तंबाकू बोर्ड के नाम से इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन हुआ क्या, 19 जनवरी 2025 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और यहाँ पर देखा इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है।
ठीक है। जो अभी तक भारतीय तंबाकू बोर्ड जो था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, करंट अफेयर से महत्वपूर्ण हो जाता है, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी, कि जनवरी 2025 में इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि भारतीय तंबाकू बोर्ड को अब किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय तंबाकू बोर्ड को राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। यहां पर भारतीय मसाला बोर्ड, अब भारतीय मसाला बोर्ड जो है इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड 1987 में इसकी स्थापना हुई, 1987 में इसकी स्थापना होती है और कोच्चि केरल में इसकी स्थापना होती है। वहीं पर राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब होती है, 2019 में। कहां पर, नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। और उसी प्रकार से राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो है, ये देखा जाए तो सन 2006 में इसकी स्थापना होती है और हैदराबाद में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तथा राष्ट्रीय पटसन बोर्ड जो है, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, यहां पर देखें तो 2009 में इसकी स्थापना होती है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और एक आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां पर मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 2025 में ही इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जो है बनेगा कहां पर, तेलंगाना। अब इसका गठन अभी तुरंत हुआ है, हाल ही में हुआ है। तो इसके पहले अध्यक्ष के बारे में भी जाने रही है। पहले अध्यक्ष कौन, तो इसके पहले अध्यक्ष हैं पल्ले गंगा रेड्डी। कौन, पल्ले गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष है, याद रखिएगा। पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं। 2025 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर, तेलंगाना में इसके मुख्यालय है, तेलंगाना में इसका मुख्यालय है। तो यहां पर हमने जितने बोर्ड है, प्रमुख कृषि उत्पाद बोर्ड, उनके बारे में जानने का प्रयास किया। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे बोर्ड इंपॉर्टेंट है। इनका मुख्यालय डायरेक्टली पूछ सकता है, मिलान करने के लिए पूछ सकता है, या फिर कब इसकी स्थापना हुई थी, सन से संबंधित सवाल भी आए हुए हैं। एक तरफ बोर्ड दे देता है, दूसरी तरफ उनका मुख्यालय कहां पर है, ऐसा सवाल पूछ लिया। सुमेलित करने की सूची 1 को सूची B से सुमेलित करिए, या एक तरफ बोर्ड है, दूसरी तरफ उनका वर्ष, स्थापना वर्ष पूछ लिया। और आरओ की परीक्षा में स्थापना वर्ष ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रमुख समितियां और आयोग। समिति और आयोग देखने के साथ साथ में हम यहाँ पर इकोनॉमी का जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसको करेंगे समाप्त। तो यहाँ पर देखा जाए, लास्ट टॉपिक यहाँ पर चर्चा करें, महालनोबिस समिति किस लिए गठित किया गया था और कब गठित किया गया था, कार्य गठन जो है किस लिए, किस कार्य के लिए गठित किया गया था, और वर्ष भी दोनों बताया गया है। तो महालनोबिस जो समिति है, देखा जाए आय वितरण के आकलन के लिए इसका गठन किया गया था, 1960 में इसका गठित किया गया था। खुसरो कमेटी जो है, ठीक, खुसरो समिति जो है, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1989 में। और किस लिए, कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए। जो खुसरो कमेटी है, इसका गठन कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए किया गया था। दंतेवाला समिति जो है, दंतेवाला समिति की स्थापना बेरोजगारी अनुमान के लिए की गई थी। कब की गई थी इसका गठन, 1968 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध जो था उससे संबंधित है, और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। जो गायपोरिया समिति है, परीक्षा में आपसे कई बार पूछा जा चुका है, गायपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। ठीक है, और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सारे सवाल आपके परीक्षा में आए हुए हैं, इनको जब आप देखेंगे तो सब कुछ आपसे परीक्षा में पूछा गया है। दंतेवाला समिति, सरकारिया आयोग, खुसरो समिति, महालनोबिस समिति, गायपुर समितियां। यहाँ पर देखा जाए जो गायपोरिया समिति है और सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग तो इवन 2024 के पेपर में भी पूछा, 2024 के पेपर में पूछा। आप जब भी लोक सेवा आयोग का पेपर देने जा रहे हैं, एक नंबर आप सोच के जाइए कि आपकी परीक्षा में, हर परीक्षा में एक नंबर का सवाल फिक्स है आना, समिति से, कमेटी से एक नंबर का सवाल जरूर आएगा, चाहे वो पॉलिटी में आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में पढ़ रहे हो, या कहीं अन्य पढ़ रहे हो। ठीक है, समिति से संबंधित सवाल आना फिक्स है। गोस्वामी समिति जो है, गोस्वामी समिति यहां पर देखा जाए किस लिए गठित की गई थी, जो औद्योगिक रूढ़ता है, ठीक है, औद्योगिक रूढ़ता था उसको दूर करने के उद्देश्य से और अपने सुझाव देने के उद्देश्य से 1993 में गठित किया गया था। उसी प्रकार से देखा जाए जो नरसिम्हम समिति है, नरसिम्हम समिति किस लिए गठित की गई थी, तो ये जो वित्तीय सुधार है, ठीक, वित्तीय सुधार के लिए 1991 में इसका गठन किया गया था। वित्तीय सुधार के लिए नरसिम्हम समिति का गठन 1991 में किया गया था। राजा जे चलैया, यहां पर देखा जाए राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन 1991 में किया गया था। उसी प्रकार जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति का गठन प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है, और कब गठित किया गया था, 1992 में इसका गठन किया गया था।
मल्होत्रा समिति कब गठित की गई थी? मल्होत्रा समिति जो है ये बीमा सुधार से संबंधित है और 1993 में गठित किया गया था। ठीक है, आगे देखा जाए भंडारी समिति जो है, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है और 1994 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद देखा जाए आबिद हुसैन समिति, आपका PYQ हुई है, लघु उद्योग से संबंधित है आबिद हुसैन कमेटी का। ठीक है, और 1995 में इसका गठन किया गया था। उसी प्रकार मीरा सेठ समिति जो है, मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है और 1995 में इसका गठन किया गया था। वहीं पर महाजन कमेटी जो है ये चीनी उद्योग से संबंधित है और 1997 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, कमेटी किससे संबंधित है, कब गठित किया गया? आगे देखें SS तारपोर समिति, तारपोर समिति के बारे में जाने रहिए। ये रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता जो थी इसके लिए 1997 में गठित किया गया था। वहीं पर VS व्यास समिति, या सीधे सीधे व्यास समिति पूछता है, ये कृषि और ग्रामीण साख के विस्तार से संबंधित है और इसका गठन कब किया गया था? सन 2000 में किया गया था। साथ ही साथ सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में जाने रहिए, गरीबी से संबंधित है और 2005 में इसका गठन किया गया। वहीं पर देखा जाए तो सच्चर समिति, जो सच्चर समिति है ये बेसिकली किससे संबंधित है? मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति से संबंधित है और 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति से संबंधित है, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये मैंने आपको क्यों बताया, जो आप वक्फ संशोधन बिल, ठीक है, वक्फ संशोधन बिल आप पढ़ेंगे। अब वक्फ संशोधन बिल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सवाल यहां से बन सकता है। अब वहां से सवाल जब बन सकता है तो जो कमेटी है, ठीक है, वक्फ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही सच्चर समिति का गठन किया गया था। तो यह कमेटी भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब गठित किया गया था? 2005 में स्थापित किया गया था और मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो देखा जाए आज अपने इस 1 घंटे के वीडियो में हमने बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है RO के लिए, उनका रिवीजन करने का प्रयास किया और ये सारे टॉपिक इकोनॉमी से संबंधित है। शुरुआती कुछ जो ऐड आपको मैंने बताया, बेसिकली वो ऐड नहीं था। हमारे जो व्हाट्सएप पे प्रतिदिन देखा जाए यहाँ पर सैकड़ों मैसेज पड़े रहते हैं और सभी मैसेज का रिप्लाई कर पाना मेरे लिए उतना आसान है नहीं। कुछ मैसेजेस जो मुझे जब मैं व्हाट्सएप कभी खोलता देखा ऊपर दिख गए, 2-4 का रिप्लाई कर दिया। और प्रतिदिन ऐसे मैसेज पड़े रहते हैं, बहुत से मैसेज ऐसे आते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे, प्लीज़ सर रिप्लाई करिए। तो सबका रिप्लाई कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, बहुत से ग्रुप से मैसेज आते रहते हैं, तो इस वजह से मुझे वीडियो में पहले ही स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ के बारे में जो भी आपकी क्वेरी हैं, जो भी क्वेरी थे रिवीजन सीरीज बैच को लेकर, वो सब कुछ क्लियर करने का प्रयास किया। क्या है, कैसे है, सब कुछ बताने का प्रयास किया। रिवीजन कैसे कराया जा रहा है, कंटेंट कैसे दिया जा रहा है, क्या क्या कंटेंट है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आप जाइएगा, जब आप पिन कमेंट देखेंगे तो पिन कमेंट में बहुत से आपको करंट अफेयर का भी पिन कमेंट दिख जाएगा और सबसे लास्ट में करंट अफेयर का पिन कमेंट उसमें तो होगा ही, सबसे लास्ट में RO रिवीजन सीरीज लिखा होगा। उस RO रिवीजन सीरीज पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मूल्य दिखेगा 399, लेकिन आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक से जाएंगे तो आपको 339 में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसकी हार्ड कॉपी आपको बताया कि क्लास समाप्त होगी तो उसके 3 दिन बाद से यहाँ से डिस्पैच होना प्रारंभ हो जाएंगी किताबें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।